प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन श्रम कल्याण से क्या तात्पर्य होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि विभिन्न कारखानों में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं, उनके कल्याण, उनके सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं को नियमित करने के लिए भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 हमारे देश में प्रतिपादित किया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न श्रमिक जो अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग औद्योगिक संगठनों में कार्य करते हैं, उनके स्वास्थ्य, उनके सुरक्षा और उनके आफ्टर रिटायरमेंट्स, उनको बेनिफिट के किस प्रकार से उनको दिए जाएं, इस अधिनियम में उनका प्रावधान किया गया है। उसके संबंध में संशोधन करते रहते हैं और सुपरविजन के माध्यम से इस अधिनियम में जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। श्रम कल्याण का सामान्य जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि किसी भी उपक्रम में काम करने वाले जो विभिन्न श्रमिक हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए जो भी कार्य किसी संगठन के द्वारा, किसी उपक्रम के द्वारा किए जाते हैं, वे सारे कार्य श्रम कल्याण की सीमा में शामिल किए जा सकते हैं। फिर भी विभिन्न लोगों ने, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने इसको एक विस्तृत रूप से इसको मीमांसा करने का प्रयास किया है कि श्रम कल्याण क्या होता है। हमारे एक प्रमुख विद्वान हुए हैं जिनको कैली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत ही छोटी सी परिभाषा दी है, किंतु बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है। उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण का तात्पर्य किसी फर्म द्वारा श्रमिकों के व्यवहार और कार्य के लिए अपनाए जाने वाले उन सिद्धांतों से है जिनसे श्रमिकों का कल्याण होता हो। कैली ने ये बताने का प्रयास किया कि श्रम कल्याण में वे सारे कार्य शामिल किए जाते हैं जिनसे किसी भी श्रमिकों का विकास होता हो, उनका कल्याण होता हो, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है। ऐसे सारे कार्य श्रम कल्याण की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का जो विश्वकोश है, उन्होंने उसमें बताया गया कि श्रम कल्याण से अर्थ कानून, औद्योगिक व्यवस्था और बाजार की आवश्यकताओं के अतिरिक्त मालिकों द्वारा वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों के काम करने और कभी कभी जीवन निर्वाह और सांस्कृतिक दशाओं के उपलब्ध करने के ऐच्छिक प्रयासों से है। अर्थात ये कहता है कि जो नियोजक है, उनके जो वॉलेंट्री एफर्ट्स है, जो श्रमिकों के जीवन और उनकी जो कल्चरल कंडीशंस है, उनको मेंटेन करने के लिए ऐसे जो भी प्रयास एक श्रमिक नियोजक द्वारा किए जाते हैं, वे इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। पेंटन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि श्रम कल्याण कार्यों से तात्पर्य श्रम से सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली दिशाओं से है। अर्थात ये कहते हैं कि श्रमिकों के लिए सुख, उनकी हेल्थ और उनका एनरिचमेंट, उनकी समृद्धि के लिए जो जो कंडीशंस एक नियोजक के द्वारा, एक फैक्ट्री के द्वारा या एक मालिक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वे सारी बातें श्रम कल्याण में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि आर्थर जेम्स टोड ने इस संबंध में ये लिखा कि औद्योगिक कल्याण के संबंध में कार्य की प्रेरणा एवं औचित्य संबंधी विभिन्न विचारधाराओं की श्रृंखला ही उपलब्ध है। कुछ लोग श्रम कल्याण कार्य को कारखाना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों तक सीमित बताते हैं। यद्यपि जो परिभाषा है वो बहुत ही संकुचित है, तो भी यह श्रमिक कल्याण की प्रगति की सुविधाओं की व्यवस्थाओं पर आधारित है। ILO ने बताया कि श्रम कल्याण से ऐसी सेवाओं और सुविधाओं को समझा जाना चाहिए जो कारखाने के अंदर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हो, ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और शांतिपूर्ण परिस्थितियों में अपना काम कर सके तथा अपने स्वास्थ्य और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। ILO ने बताया कि वे सारी सुविधाएं, वे सारी सेवाएं जो किसी कारखाने के निकटतम स्थान पर या उसके इनसाइड जिनको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जिससे श्रमिक अपना काम, अपने स्वास्थ्य और अपने मेंटल पीस को मेंटेन करते हुए अपना काम कर सकता हो एवं वह अपना फिजिकल और मेंटल लेवल को ऊपर उठा करके भी इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता हो, तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्रम कल्याण के अंतर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सभी प्रकार के उन्नति के लिए जो भी कार्य इसमें शामिल होते हैं, वे सारे कार्य श्रम कल्याण के कार्यों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। और जब सरकार के द्वारा इनको कानूनी रूप, इनको अधिनियम के द्वारा, कानून के द्वारा इनको निश्चित कर दिया जाता है, तो इनकी अनुपालना निश्चित हो जाती है एवं ये जो है वो श्रमिकों के हितों में हमेशा काम करने के लिए उपयुक्त रहते हैं। इस प्रकार जो ये परिभाषाएं हैं, इसके अंतर्गत हम आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, आहार, आराम, खेलकूद, सहकारी समितियां, स्वच्छ गृहों की स्थापना, वेतन, मालिकों द्वारा श्रमिकों के चलाई जाने वाली सामाजिक बीमा, बीमारी, प्रसूति योजना, प्रोविडेंट फंड, सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल की जा सकती है और ये सारे कार्य श्रम कल्याण के कार्य माने जा सकते हैं। उपयुक्त जो परिभाषाएं हमने अभी जिनका अध्ययन किया, इन परिभाषाओं के आधार पर अगर अपन श्रम कल्याण की कुछ विशेषताएं देखना चाहें तो हम श्रम कल्याण की अब जो चर्चा करेंगे वो श्रम कल्याण की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि श्रम कल्याण का कार्य कुछ विशेष सुविधाओं से है जो श्रमिकों को प्रदान की जाती है। अर्थात श्रमिक कल्याण का तात्पर्य ये है कि ऐसी कुछ विशेष सुविधाएं वेतन और भत्तों के अलावा जो श्रमिकों को प्रदान किए जाते हैं, वो सारी सुविधाएं इसमें शामिल की जाती है। इन विशेष सुविधाओं का संबंध कार्य करने की उन्नत दशाओं से होता है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता होती है कि जो इसमें सुविधाएं दी जाती है उनका जो परफेक्ट जो रिलेशन है वो कार्य करने की अच्छी दशाओं से होता है, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, इनसे होता है। इन सुविधाओं का उद्देश्य श्रमिकों का, तीसरी इसकी विशेषता हो सकती है कि इन सुविधाओं का उद्देश्य श्रमिकों का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, सामाजिक जीवन का विकास करना होता है। चौथी जो इस श्रम कल्याण की विशेषताएं हैं, इसमें अपन कह सकते हैं कि श्रम कल्याण से श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और उनका दृष्टिकोण जो संकुचित होता है वो वाइड होता है। अर्थात जब आप श्रम कल्याण की कोई बात करते हैं तो उसे जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा और उनका जो अप्रोच है वो भी वाइड होगी। श्रम कल्याण से मालिकों से संबंधित न होकर ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार से श्रम कल्याण का संबंध वो या इसका उद्देश्य सामाजिक असंतोष और क्रांति को भी समाप्त करना होता है। श्रम कल्याण का जो कार्य है ये ऐच्छिक रूप से या कानूनी रूप से या ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा आदि के द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं श्रम कल्याण की, ये परिभाषाओं के आधार पर जो अपन ने भी ऊपर कुछ परिभाषाओं को वर्णन किया, उसके आधार पर अपन देखते हैं तो मूलतः जो श्रमिकों से संबंधित, उनके कल्याण से संबंधित, उनके विकास से संबंधित, उनके असंतोष को समाप्त करने के लिए जो जो बातें इसमें शामिल होती है वो हम श्रम कल्याण की विशेषताओं के रूप में शामिल कर सकते हैं। अब अपन संक्षिप्त रूप में श्रम कल्याण का जो कार्य है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनको अपन संक्षिप्त में इनका अध्ययन करेंगे। श्रम कल्याण का पहला उद्देश्य होता है वो है श्रमिकों को कार्य की मानवीय दशाएं उपलब्ध करवाना। अर्थात जहां भी श्रमिक काम करता है वहाँ जो वर्किंग कंडीशंस है, अर्थात धूप है, पानी है, रोशनी है, जल है, सूखा है, ये सब मानवीय दशाएं उनको उपलब्ध करनी चाहिए। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है वो है श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। अर्थात जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, चाहे वो मोटिवेशन से किया जाए, चाहे वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो, चाहे उनके वेतन में बढ़ोतरी करके किया जाए, चाहे ट्रेनिंग से किया जाए। अर्थात उनकी जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। तीसरा इसका यह है कि उनमें नागरिकता का भावना का विकास करना। श्रमिकों के समझ में आना चाहिए कि ये संगठन मेरा है, मैं इस देश का नागरिक हूँ। ये सिटीजनशिप जो है उनमें और सिविक सेंस है उसका विकास करना होना चाहिए। फिर है श्रमिकों के, मालिकों के और सरकार के बीच में मधुर संबंधों का निर्माण करना या उनकी स्थापना करना। श्रम कल्याण का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बेसिकली वो आज की तारीख में यही माना जाता है
क्योंकि श्रमिक कई बार ये मानने लग जाते हैं कि हमारा इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ वेतन मिलता है, वेतन के बदले में हम काम करते हैं। मालिक ये मानने लग जाता है कि चूंकि मैं इनको वेतन देता हूँ इसलिए मेरा काम करता है, और इसलिए परस्पर वर्ग संघर्ष की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो श्रम कल्याण के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि जो श्रमिक हैं, जो नियोजक हैं और सरकार है, इन तीनों पक्षकारों के मध्य में परस्पर मधुर संबंध होने चाहिए। किसी प्रकार की भ्रांति, किसी प्रकार का संदेह अगर कोई हो तो उसका निवारण है वो त्वरित गति से किया जाना चाहिए, और हमेशा इनके मध्य में मधुर संबंधों का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार से इसकी जो नेक्स्ट जो उसका उद्देश्य है वो ये है राष्ट्रीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना, और हम अंतिम रूप से कह सकते हैं कि अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करने का तात्पर्य है कि जो सोशल कंडीशंस है हमारे देश की, हमारे समाज की, वो फैक्ट्री के अनुसार, श्रमिकों के अनुसार, संगठन के अनुसार उन कंडीशंस में चेंजेस लाना, उनका परिवर्तन करना और उनको श्रमिकों तक पहुंचाना, ये भी एक श्रम कल्याण का कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रम कल्याण का कार्य के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें श्रमिकों और मालिकों के बीच में मधुर संबंधों की स्थापना करना, मधुर संबंधों का निर्माण करना, श्रमिकों की कार्य क्षमता का पूरा विदोहन करना, उनको कार्य के लिए अच्छे वातावरण उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय स्तर पर उनमें नागरिकता का सिविक जो सेंस है उसका डेवलपमेंट करना, और राष्ट्रीय और स्थानीय और सामाजिक स्तर पर श्रमिकों के अनुसार अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करना, ये श्रम कल्याण कार्य के प्रमुख उद्देश्य समझे जा सकते हैं। कल अपन ये बात करेंगे कि जो श्रम कल्याण का कार्य है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, इसके किन किन तत्वों का इसमें समावेश होता है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।